हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपेंद्र बाबा है और आज का जो वीडियो है आपने कैप्शन पढ़ लिया है कि नर्सिंग प्रोग्राम जो हैं यूरोप में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और हमें कौन से नर्सिंग प्रोग्राम करने चाहिए। इसके बारे में होगी आज चर्चा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट से चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन बिल्कुल ऑन कर दो ताकि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं जी। नर्सिंग को लेके काफ़ी स्टूडेंट जो हैं यूरोप को फोकस कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग का जो प्रोग्राम है उसको बस थोड़ा समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले नीट देते हैं इंडिया में, अगर उनका नीट नहीं निकलता है बेसिकली, देन वो स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रोग्राम्स की तरफ सोचना शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नर्सिंग प्रोग्राम इक्वली डिमांड ऑफ शॉर्ट लेबर कैटेगरी में आते हैं पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप के अंदर नर्सिस की जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास इतने नर्सिस हैं नहीं। तो आप देखेंगे नर्सिस को लेके सारा ही यूरोप हमेशा ये कह रहा है कि हमें नर्सिस चाहिए ही यहाँ पे। एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, कि जिस भी कंट्री में यूरोप में अगर आपने पढ़ने जाना है नर्सिंग, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, क्योंकि आप उसके बगैर पेशेंट को नहीं देख पाते हो। तो थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं। क्लास 12 कर ली है, बायोलॉजी आपके पास थी, तो आप बेसिकली 60% मार्क्स ऑनवर्ड्स हो, इससे ऊपर ही मार्क्स हैं आपके, तो आप यूरोप के काफ़ी शहरों में, काफ़ी कंट्रीज के अंदर आप नर्सिंग पढ़ने जा सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर मैं नर्स यूरोप से पढ़ लूँगा तो क्या मैं एक कंट्री में प्रैक्टिस कर पाऊंगा, मल्टीपल यूरोपियन में कर पाऊंगा, क्या मैं इंडिया आऊंगा तो भी मेरा लाइसेंस वैलिड होगा? तो इसके आंसर्स के लिए मेरे साथ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। नर्सिंग प्रोग्राम एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है। इसके अंदर अगर आप जिस भी कंट्री से नर्सिंग करते हो, उस कंट्री में आपको आपकी डिग्री मिलती है और आपको उसी कंट्री का लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए मिलता है। तो अगर बेसिकली स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में, तो नर्सिंग प्रोग्राम आपने कहाँ करने हैं? कई बच्चे क्या करते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, यहाँ पे आके नर्सिंग प्रोग्राम ले लेते हैं। देखिए, नर्सिंग प्रोग्राम अगर आपने लेना है, मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नर्सिंग प्रोग्राम लेना है तो शेंगन कंट्री के अंदर ही लीजिए। उसका रीजन है कि शेंगन कंट्रीज जो होती हैं बेसिकली वो अलाउ करती हैं आपको पूरे यूरोपियन यूनियन में जॉब सर्च करने के लिए। और दूसरी चीज, अगर आपकी डिग्री जो है वो डेनमार्क से है या स्वीडन से है, जर्मनी से है, तो वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में वैलिड रहेगी, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ईयू यूनिवर्सिटी है और एजुकेशन टेकन इन ईयू हमेशा अप्रूव होती है पूरे ईयू के अंदर। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि नर्सिंग का जो प्रोग्राम है उसकी ट्यूशन फी कितनी आती है, तो यूरोप में नर्सिंग प्रोग्राम 3000 यूरो से मिलने शुरू हो जाते हैं, लगभग 3 लाख रुपए से, और आपको समवेयर लाइक 8 to 9 लाख और 10 लाख तक भी प्रोग्राम जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री ले रहे हो। अब आप फिनलैंड लोगे तो ये महंगे पड़ेंगे आपको आपको 8,000 से लेके 12,000 यूरो फीस पड़ेगी। आप यही प्रोग्राम बेसिकली चेक रिपब्लिक में लेते हो या आप इसको लिथुनिया में लेते हो, तो ये 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख में आपको मिल जाते हैं। तो आपने जो भी नर्सिंग प्रोग्राम लेना है, आपने शेंगन में लेना है, आपने बजट अपने अकॉर्डिंगली चूज करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो प्लीज आप फिनलैंड में फिनलैंड में नर्सिंग प्रोग्राम आपने नहीं लेना है, फिर आपने दूसरी शेंगन कंट्री में लेना है जहाँ पे कम में मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम इंग्लिश में काफी जगह मिल जाते हैं आपको आपको ये नीदरलैंड्स में मिल जाता है, आपको फिनलैंड मिल जाता है, आपको स्वीडन में मिल जाता है, आपको लिथुनिया, लाटविया, पोलैंड, इन कंट्री मिल जाते हैं, इंग्लिश में मिल जाते हैं बेसिकली। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं ना फिनलैंड में ले लेता हूँ प्रोग्राम क्योंकि फिनलैंड बेटर है और मैं वहां जाके ना काम भी कर लूंगा और मैं पैसे भी कमा लूंगा और मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं अपनी एजुकेशन फंड कर लूंगा। बस यहीं पे गलती हो गई। नर्सिंग प्रोग्राम, डॉक्टर एमबीबीएस प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम जो होगा यूरोप में, वो बहुत ज्यादा टाइम डिमांडिंग होता है, वो आपसे काफी ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करता है। पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम को अवॉइड कर सकते हो या थोड़ा कर सकते हो, तो मैं आप कहूंगा कि आपको अपनी नर्सिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गोल में नहीं खेलना है, आपको पार्ट टाइम जॉब पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि मैं कितनी जल्दी नर्सिंग खत्म करूं और मैं अपने हॉस्पिटल्स में, मैं अपने जॉब पे आऊं, ताकि मेरी जो सैलरी है, मेरा फोकस वहां होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्लीज आपने जो चॉइस लेनी है वो अफोर्डेबल नर्सिंग प्रोग्राम वर्सेस एक्सपेंसिव में लेनी है और सोच के लेनी है।
नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर आपने जिस भी कंट्री में पढ़ने जाना है उसमें आपको लैंग्वेज जो है वो मोस्टली सिखाई जाती है, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज के बिना प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। तो फिनलैंड जाए, लिथुआनिया जाए या स्वीडन जाए, जहाँ भी जाएंगे लोकल लैंग्वेज आपको साथ साथ सीखनी पड़ेगी, ताकि जब आप अपनी प्रैक्टिकल्स कर रहे होगे तो आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली यूरोप में जा रहे हैं, मुझसे ये पूछते हैं, सर मैं लिथुआनिया चले गया अपनी लैंग्वेज को, अपनी नर्सिंग करने के लिए। अब मुझे 4 साल की डिग्री थी, मुझे आपने कहा नर्सिंग कर लो, मैंने यहाँ से कर ली, मेरी ट्यूशन फीस सिर्फ 3.5 लाख रुपए थी साल की। अब मैं 4 साल कंप्लीट करने वाला हूँ और मुझे लिथुआनियन लैंग्वेज आती है। अब मैं बेसिकली अपनी बैचलर्स खत्म कर लूंगा तो मेरे पास नर्सिंग का लाइसेंस आ जाएगा यूरोप का, और मुझे डिग्री भी यूरोप की मिल जाएगी। तो अब मुझे जर्मनी में काम करना है, मुझे डेनमार्क में काम करना है, तो क्या मैं, मेरा जो लाइसेंस है वो वैलिड होगा या मैं वहाँ काम कर पाऊंगा? देखिए, इसमें अगर आपको नर्सिंग में जाके काम करना है जर्मनी में या स्वीडन में, आपको लोकल लैंग्वेज जर्मन सीखनी पड़ेगी, नंबर 1। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो आपको बेसिकली चेक करेंगे कि आप जर्मन बोलते हो नहीं बोलते हो। तो किसी बच्चे को अगर ये हो कि मैं आ तो गया हूँ चेक रिपब्लिक या लिथुआनिया या लाटविया में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे एंड ऑफ द डे जाना जर्मनी ही है, तो 4 सालों में जर्मन लैंग्वेज साथ साथ सीखते रहना, तभी आप अपनी नर्सिंग खत्म होने के बाद किसी भी हॉस्पिटल को अप्रोच करोगे कि मेरे पास यूरोपियन यूनियन की डिग्री है नर्सिंग की, और मैं बेसिकली जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलता हूँ। तो वो आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने की, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज आती होगी। बशर्ते ये कि अगर आपने लिथुआनियन ही सीखी या पोलिश ही सीखी तो आप सिर्फ वहीं पे काम कर पाओगे, क्योंकि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हो। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो वो रिकॉग्नाइज होगी, लाइसेंस यूरोपियन यूनियन का मिलेगा। कुछ कुछ कंट्री के अंदर थोड़े बहुत पेपर वर्क करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंट्री है यूरोप की, बट ओवरऑल के अंदर आपको काम करना अलाउड होगा। तो ये बात आपको क्लियर करनी है कि सर अगर मैं फिनलैंड तो इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिनलैंड में ही रहना है, तो वहाँ की जो 12,000 यूरो की ट्यूशन फी है वर्सेस लिथुआनिया की 4,000 यूरो, इनका तो 3 गुना फर्क पड़ गया। वो 4 लाख का प्रोग्राम है, ये आपको पड़ता है 12 लाख का प्रोग्राम। तो इसलिए आप ये कर सकते हो कि मैं फिनिश लैंग्वेज साथ साथ सीख लूंगा, पर मैं पैसे बचा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नर्सिंग करनी है वहां से जहाँ कॉस्ट कम हो। तो ये एक जो डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, सोच के करनी है। अगर पैसे मान लो आपके 12 लाख रुपए हैं और आप कहते हो मेरे पास चलो 2 साल के पैसे हैं, 3 के नहीं है, तो वो आप कमा भी लोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा है ही नहीं और मैं बिल्कुल ही बहुत थोड़े पैसों पे जा रहा हूँ, यही बच्चे गलती करते हैं। जाते नर्सिंग प्रोग्राम में हैं या मेडिसिन प्रोग्राम में जाते हैं कई बारी, और पार्ट टाइम जॉब में घुस जाते हैं, और वही इन बच्चों का 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या नहीं करना है, ये नुकसान बिल्कुल नहीं करना है आपने, और आपने फोकस करना है अपनी एजुकेशन के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं लिथुआनिया जाऊंगा, लातविया जाऊंगा, तो ये मोस्टली प्रोग्राम जो है लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, चेक, ये नर्सिंग प्रोग्राम पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं आपको, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और इनको ये प्रोग्राम इसलिए लर्न करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनको डिमांड बहुत है, लेकिन बच्चे इनके कम आते हैं, लोकल्स कम आते हैं। तो इसलिए सारी कंट्रीज चाहती हैं कि नर्सिंग में बच्चा काफी आए। सो अगर आपने जीएनएम कर रखी है, अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, तो भी आप इसमें जाके बैचलर करेंगे, क्योंकि आपकी जीएनएम, आपकी बैचलर, यहाँ की बैचलर वहां पे क्वालिफाई नहीं करती है। अब एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ जो बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, खासकर बैचलर नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स। बैचलर कर ली इंडिया से, मास्टर करने चले गए नर्सिंग के लिए, अब वहां जाके मास्टर्स कर ली, पर क्या मैं एज ए नर्स प्रैक्टिस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बैचलर जो थी तो इंडिया से थी, लाइसेंस मेरे पास है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां का लोकल टेस्ट पास करना है नर्सिंग काउंसिल का। अब वो टेस्ट किस में होगा, वो तो लैंग्वेज में होगा। तो बेसिकली बेटर ये होता है कि नर्सिंग ही पूरी की पूरी मैं वहां से कर लूं। तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने बैचलर के फर्स्ट ईयर में हो, नर्सिंग के सेकेंड ईयर में हो, जीएनएम कर ली है या आपने बैचलर पूरी कर ली है, आपको बेसिकली मास्टर्स नहीं लेनी है, आपको बैचलर इन नर्सिंग में ही जाना है। अगर आप 2 साल कर चुके हो यहाँ बैचलर के, तो थोड़ा बहुत टॉपअप मिल जाएगा, 1 साल का मिल जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं मिलेगा पूरा आपको, लेकिन थोड़ा सा टॉपअप हम बात कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। पर पूरा सब्जेक्टिव है बच्चे की प्रोफाइल को देखते हुए, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा पक्का मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आप कहोगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी से वैलिड करवा देंगे। तो अगर आपने 3 साल कर लिए होंगे तो लगभग आपको हो सकता है सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो 3 साल पे सेकेंड ईयर मान लो कि आपका 1 साल का विवा फिर भी हो जाता है। तो
इस चीज़ के लिए आपने करना क्या है, आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है, अपनी एप्लीकेशन, हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं और हम इसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी से क्रॉस चेक करके बता देंगे। अब आती है बात, मैंने नर्सिंग कर ली है, तो एवरेज सैलरी जो है वो मेरी कितनी रहेगी? भाई किसी कंट्री में 2-3 हज़ार यूरो भी है, किसी में 5-6 हज़ार यूरो भी है, जैसे फिनलैंड में। तो जितनी बड़ी कंट्री उतने आपकी एक्सपेंस भी तो ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए तो आपने ये भी डिसाइड करना है कि अगर मैं नर्सिंग का कोर्स जो है वो मैं करूँगा लोकल ट्यूशन की कंट्री से, पर मैं बाद में माइग्रेट हो जाऊँगा क्योंकि मेरे पास यूरोपियन डिग्री है, तो उसमें पैसा बहुत बच जाता है आपका। लेकिन अगर आप क्लियर हो कि नहीं मुझे तो फिनलैंड से ही करनी है, तो फिनलैंड के लिए डेडलाइन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है आपको नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। फिनलैंड स्पेसिफिकली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन में आपके ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, आपके ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, तो इसके बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है और आपको बेसिकली चूज किया जाता है कि आप उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, नर्सिंग को लेके अगर आप सोच रहे हैं तो नर्सिंग एक प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है आपके लिए, काफ़ी एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बोलूँ तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला इंडिया के अंदर, तो मेरा सजेशन ये है कि आप नर्सिंग में जाओ, और नर्सिंग जो है वो हर जगह बहुत ज़्यादा डिमांड में है। रजिस्टर्ड नर्स जिसे हम बोलते हैं, आरएन, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। रजिस्टर्ड की बात इसलिए कर ली मैंने कि जब आपने बैचलर डिग्री पूरी कर ली तो आपको लाइसेंस की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मास्टर्स में बिल्कुल मत जाओ, आप या तो बैचलर्स करो ही सिर्फ वहां से, और अगर आप कर चुके हो बैचलर्स तो टॉपअप ले लो, बेसिकली कुछ ना कुछ क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाएगा आपको। लेकिन कम से कम ये है कि वहां की बैचलर खत्म करते ही आपके पास डिग्री और लाइसेंस दोनों आ जाएंगे। फिर चाहे मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स कर लेना, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, बेसिकली उनको नर्सेस की इतनी डिमांड है। जर्मनी हो गया, इतना बड़ा देश है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बट दे हैव अ ह्यूज क्यू इन दी हेल्थ सेक्टर। उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं होता, इतने डॉक्टर्स, इतने नर्सेज होते ही नहीं है कि वो सबको ट्रीट कर सके। जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका डेनमार्क हो गया, इन सब जगहों के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेवल कैटेगरी में आ गया है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी बच्चे ने पीसीबी कर ली है क्लास 12th में और उसके 65-70% मार्क्स भी आ गए हैं, आप फटाफट से अपनी एप्लीकेशन लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड नर्सिंग प्रोग्राम में डाल दो। आपको एप्लीकेशन डालते ही आपको इस इनटेक में एडमिशन मिल जाएगा, आप यहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिकली बड़ी कंट्री में जाना चाहते हो तो फिनलैंड को मैं सबसे आगे जरूर रखूंगा। तो ये था हमारा आज का नर्सिंग प्रोग्राम। अगर आपको नर्सिंग से लेकर कोई क्वेश्चन है तो दिए हुए नंबर पे फोन कर लो, एक मीटिंग बुक कर लो मेरे साथ, और मिलकर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको नर्सिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया अपनी यूट्यूब चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर तो बिल्कुल करना है। और अगर आप बेसिकली चाहते हैं कि आपको वीडियो, हर बार आई हुई वीडियो आपको मिल जाए, तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.